हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए देखिए, आज अपना प्रैक्टिस सेशन का कौन सा दिन है? चौथा। ठीक है। धीरे धीरे सवालों का लेवल अप डाउन होता रहेगा और आप प्रैक्टिस करते रहो। और जो भी आगे एग्जाम जिनको देना है, जैसे रेलवे ग्रुप डी हुआ, हाँ ग्रुप डी से थोड़ा सा ऊपर लेवल है, लेकिन कोई बात नहीं। प्रैक्टिस हमें अच्छे सवालों पे करनी है, यानी अच्छे लेवल पे आके। ठीक है। तो आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो लोग भी करें। ठीक है। ये प्रैक्टिस सेशन मैथ का सभी के लिए है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, समझे ना? क्योंकि ये कंबाइंड कर दिया गया है, तो क्वेश्चन के लेवल ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो किसी दिन पेपर आसान होगा, किसी दिन टफ होगा। ठीक है। तो ये मॉडरेट लेवल तक चल रहा है, डिफिकल्टी लेवल नहीं है, मॉडरेट, इजी से मॉडरेट। ठीक है ना? तो आप सभी लोग मन से पढ़े, क्योंकि अगले साल, हाँ 1 महीने बाद अगला साल आने वाला है। अगले साल 15 जनवरी को सीबीटी 2 की डेट निर्धारित कर दी जाएगी, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी मेंस। तो मेंस वाले बच्चे जितने भी हैं, मेंस वाले स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से मेहनत करें और मेंस की तैयारी में लग जाएं। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। रीजनिंग और मैथ आपका 70 नंबर कवर करेगा और बाकी के 50 नंबर आपका जीएस में जाएगा। तो ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आप मेंस के लिए बहुत अच्छे से पढ़ो। ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, तो आप जितनी अच्छी से मेहनत करोगे उतना बेटर रहेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, यानी ये दोनों सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिस से इम्प्रूव होंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हम कितना भी क्यों ना पढ़ लें, लेकिन पढ़ने के बाद अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर सब बेकार है। ठीक है ना? तो प्रैक्टिस ही हमें बताएगी। तो स्टार्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का सवाल नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। बनाइए। सवाल नंबर 1, और कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे। कॉपी पेन लेकर ही क्वेश्चंस लगाएंगे मैथ के। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखिए, दिया है किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है और उसकी ऊंचाई में 45% की कमी होती है। कह रहा बेलन के आयतन में हुई प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। फार्मूला लगा दें। अगर परसेंटेज का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना? तो आंसर आ जाएगा आपका। तो ध्यान से देखेंगे। किसी बेलन किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है। तो बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है, तो +20 कर लो आप। और उसकी ऊंचाई में 45% कमी होती, तो -45। फिर -20 गुणे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और बटे कितना? 100। और सवाल का आंसर आ गया। समझे बात को? ठीक है। तो 20 और 45। अच्छा, अगर देखो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 नवा 45। अच्छा, 20 में से 9 घटा दे तो आपका बचेगा 11। और 45 में से जब आप 11 घटाओगे तो बचेगा कितना? 34। गड़बड़ कर दी क्या? किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि और उसकी ऊंचाई में, ओ सॉरी सॉरी, परसेंटेज का फार्मूला लगेगा ही नहीं। गड़बड़ कर दी है ना? गड़बड़ कर दी। बेलन का आयतन पूछा है ना, आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है बेलन का आयतन। ठीक है ना? तो पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस पे फोकस ही नहीं करना है। पाई कांस्टेंट वैल्यू है तो इस पे तो फोकस ही नहीं करेंगे। ठीक है। तो पाई से मतलब नहीं हमें, पाई को हटा दो आप। तो आयतन किस पे डिपेंड कर रहा? आयतन त्रिज्या और ऊंचाई पे डिपेंड कर रहा है, यानी आर गुणे कितना? आर इंटू एच। ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या में कितनी वृद्धि हुई थी? कहाँ बंद हो गया? बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि, यानी 20% का मतलब क्या होता? 1/5। तो त्रिज्या पहले 5 थी, अभी हो गई 6। 5 से 6। और उसकी ऊंचाई में 45% की कमी। अच्छा, 45% की भिन्न क्या बनेगी? 5 नवा 45। और 5 20 बार में है ना? तो 20 से कितना हो जाएगा?
20 से 11 हो जाएगा, यही तो होगा, बोलो। तो ध्यान से देखो, 55 25 25 गुना 50 यानी 500 ये बनेगा आपका। और 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 11 छक्का 66 हासिल 3, 11 तिया 33, 34 35 36, 366 ये बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 5 से काट दो तो 5 सत्ते 35 और बचा कितना 1, तो 5 तिया 15, 5 तिया कितना हो जाएगा 15, कहीं गड़बड़ तो नहीं करिए। 6 छंग 36, 36 गुड़े 11, 11 छक्का 66 हासिल 6, 11 तिया 33, हाँ गड़बड़ कर दी गुड़े में, 11 छक्का 66 हासिल 6, 11 तिया 33, 33 6 कितना होगा 39। तो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 4 बचा, 5 अठे 40, नहीं 5 नवा 45, 5 सत्ते 35, 35 और 4, 5 नवा 45 और 5 दूनी 10, 79.2 आएगा। 100 पे इतना आ रहा है तो कमी हुई है ना, तो वृद्धि वाले आंसर तो खत्म। तो कितने की कमी हो गई 20.8 की। क्यों? क्योंकि 10 में से 2 जाएगा 8 और बचा 9, 9 में से 9 जाएगा 0, सही है, कमी, बस आंसर। ठीक है, परसेंटेज का फार्मूला वो नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या क्या है, डबल बार आई है और एक हाइट भी आई है, तो ऐसे लगाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हटाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये आ गया, इसको लगाओ आप। इसको लगाइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपको 2 दिखाई पड़ रहा है ना तो क्या होगा इसका आंसर? कैसे लगेगा? देखिए दिया है कोई वस्तु 13.1/4% के लाभ पर बेची जाती है। यदि इस वस्तु को 76.7 अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 16.1/5% होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो, पहले इतने लाभ पर बेची जा रही थी, फिर लाभ होने लगा 16.1/5% का। क्यों? क्योंकि 76.7 क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो हमसे पूछा है क्रय मूल्य यानी सीपी बताइए, तो दोनों का डिफरेंस ले लें। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो कैलकुलेशन है, बिल्कुल नहीं है। ध्यान से देखिए, 13.1/4% का प्रॉफिट है और 16.1/5% का प्रॉफिट। तो भिन्ने बना लेते हैं। तो 13 चौके 52 और 1 53, तो 53/400 ये बन जाएगी। और 16 पंचे 80 और 1 81, 81/500 ये बन जाएगी। समझे? अब क्रय मूल्य कितना मान लिया जाए? तो क्रय मूल्य कुछ ऐसा मानिए जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, तो सीपी मान ले कितना 2000 मान लेते हैं। सीपी मान लिया 2000। अच्छा, 2000 का 53/400 जब निकालेंगे तो 400 से 2000 कटेगा 5 बार में, तो 5 तिया 15 की 5 हासिल 1 55 25 और 1 26, 265 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और 2000 का 81/500 निकालोगे तो कितना लाभ आएगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, इतने का प्रॉफिट हो रहा है। और दोनों लाभों के बीच का डिफरेंस कितना है? अगर घटाओ आप तो 14 में से 5 जाएगा 9, और यहाँ बचा कितना 11 में से 6 जाएगा 5, और बस 59 ही ना। तो 59 का मान सवाल में दिया है कितना 76.70 रुपए। तो हमसे पूछा है क्रय मूल्य यानी 2000 का मान बताना। हमें 2000 का मान बताना है आपको। तो देखो 59 से कटना चाहिए। 59 से कितनी बार में कटेगा, 59 एक कम 59, अगर एक बार ले जाएं, एक बार अगर ले जाएं तो 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 घटा दें 7,
यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 6, 177। तो एक बार ही गया, अब कितनी बार ले जाएं, 3 बार, हाँ 3 बार में कट जाएगा। तो यानी ये इससे गया कितनी बार में, 1.3 बार में। ठीक है, तो 2000 का मान कितना हो जाएगा, 2000 का मान 10 हटाने में 2600 रुपए सवाल का क्या आंसर, 2600 सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, बी, नोट कर लेंगे। और एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से लगाएं, ऐसे ही सवाल आएंगे आपके पेपर में। वो मत समझना आप प्रीलिम्स का पेपर 20 का 10% निकालना होगा, ठीक है ना। तो 20 का 10% निकालने वाले सवाल अब नहीं आने वाले, ठीक है, क्योंकि सीबीटी 1 था आपका सिर्फ क्या, क्वालिफाई। अब ये क्वालिफाई नहीं है, यहां से बनेगी आपकी मेरिट। चलो, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, इसका आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होगा, देखिए भैया, एक दूसरे से असह अभाज्य 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 88 है। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 88। असह अभाज्य का मतलब हुआ अपेक्षित अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं आपकी हैं ए, बी और सी, हमने मान ली। तो कह रहा पहली 2 का गुणनफल, यानी ए गुणे अगर आप बी करो तो आता कितना है, 88, 88 आता है। और फिर कह रहा है और अंतिम 2 का गुणनफल 165। अंतिम 2 कौन सी भैया, बी और सी है, तो ये कितना आ रहा, 165 आ रहा है। तो तीनों संख्याओं का योगफल, तो तीनों संख्याओं के योगफल का मतलब हुआ क्या बताना है हमें, a प्लस बी प्लस सी। तो ये तो आप तभी बता पाओगे जब ए बी सी की अलग अलग वैल्यू पता हो। तो प्रॉफिट लॉस वाले सेक्शन में आप जाओ, इन सवालों का हमने शॉर्टकट भी बता रखा है, ठीक है। जिन्होंने प्रॉफिट लॉस वाली प्लेलिस्ट पूरी पढ़ी होगी उन्हें ये पता होगा। तो कैसे पता करते, जब भी ऐसा सवाल परेशान करे आप इन दोनों का डिफरेंस उठाओ। जब भी ऐसा सवाल आए आप इन दोनों का अंतर निकाल लो। तो 15 में से 8 जाएगा 7, है ना, 15 में से 8 जाएगा 7, 77 आया ना। अब 77 का टुकड़ा कर दो, 11 गुणे 7। अब इन्हीं दोनों में से कोई संख्या इसको और इसको दोनों को काट देगी, तो 7 तो नहीं काटने वाला, छोड़ दो 7 को। फिर तो 11 को उठा लो, 11 अट्ठे 88, तो 11 गुणे 8 बना कि नहीं, ये बोलो। और 11 इसको भी काटेगा, कितनी बार में, ध्यान से देखो, 11 एकम 11, 11 पचे 55, लो मिल गया, है ना। तो बी और बी दोनों में कॉमन था ना, तो बी का मान 11, हाँ, और ए का मान कितना 8, और सी का मान कितना 15, यही होगा। तो जोड़ दो, कितना है जोड़ने, 8 1 9, 9 5 14, 4 34, 34 कौन सा ऑप्शन है, बस यही आंसर। तो जो तरीके बता रहे हैं ना उनको बहुत बारीकी से देखो, वो पेपर में आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल परेशान करे, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस के टुकड़े करो, उसी में टुकड़ों में ही कोई नंबर छिपा होगा जो दोनों को क्या कर देगा, डिवाइड। चलो ये भी सवाल गया। अगला क्वेश्चन, हाँ सवाल नंबर 4, बहुत तेजी से लगाओ आप इसको। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए मेंटली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, पेन उठाने वाला एकदम नहीं है। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में, देखिए लंबाई है और चौड़ाई है, 25% और 32% की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हो रही,
तो परिणामी आयत के क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी? देखिए, जब दो वृद्धियां रहें तो आयत में लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, और क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। तब आप परसेंटेज का ये फार्मूला लगा दो, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे क्या 100। तो 25 और 32 को जोड़ो, 25 32 आपका कितना हो गया 57, 57 हुआ ना। तो 25 32, इसको मिटा दें पहले, तो बस फार्मूले पे ही रखना है। फार्मूला क्या है? जब भी ऐसा सवाल आएगा x प्लस एक्स वाई बटे 100, परसेंटेज का ये वाला फार्मूला ही काम करेगा। क्यों ये लगा रहे हैं सर? पिछले सवाल में क्यों नहीं लगाया? पिछले में इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वहां पर दर आपकी क्या हो रही थी, सॉरी त्रिज्या आपकी कितनी बार आ रही थी? 2 बार, और 1 बार क्या आ रही थी? ऊंचाई। ठीक है, इसलिए वहां नहीं लगा। लेकिन आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है और इनका गुणनफल ही क्षेत्रफल बनता है, तो यहाँ लग जाएगा। तो x प्लस वाई यानी 25 और 32 आप जोड़ोगे, 5 2 7 3 2 5 57, 25 32 का गुणा कर दो, 25 दूना 50 और 25 तिया 75 और 5 80, डबल जीरो नीचे से ये काट लेगा, 8 7 15 यानी 65% की क्या बढ़ोतरी। हो गया खत्म सवाल, डी आंसर। ठीक है, तो आप जानते हो कि पेपर में कुछ सवाल ऐसे आते हैं ना जो जल्दी से लग जाते हैं, और कुछ ऐसे आते हैं जो टाइम खाते हैं। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां हमें पेन भी नहीं उठाना पड़ता। ठीक है, तो आप गुणा भाग अपना बहुत अच्छा करो तो ऐसे सवाल लग जाएंगे। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे डीआई का है। तो पूरी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ नहीं पा रहा होगा, तो हमें छुपा दिया जाए और क्वेश्चन आपको दिखाया जाए, क्योंकि बिना हमें हाइड किए तो क्वेश्चन आप देख नहीं पाओगे। चलो आप क्वेश्चन देखो और बनाने की कोशिश करो, क्योंकि फिर दोबारा से जब सवाल हटेगा तो हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आप ध्यान से देखो। चलिए देखिए, दिया है निम्न पाई चार्ट और तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। आपको दिखाई पड़ रहा होगा किसी कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या। अच्छा, जो आपको पाई चार्ट दिखाई पड़ रहा है जो वृत्ताकार है, आप देख रहे होगे, इसमें कार्यरत लोगों की कुल संख्या कितनी है? 2800। अच्छा, वृत्त में आप देख पा रहे होगे कि सर्विस पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, और प्रोडक्शन पे 72 डिग्री का बन रहा है, डिजाइन पे 45 डिग्री, और एचआर पर 18 डिग्री, और सेल्स पे 72 डिग्री, और आईटी पे 108। तो टोटल जो अपना सर्कल होगा वो 360 डिग्री होगा, और 360 डिग्री की वैल्यू 2800 रुपए होगी, सॉरी रुपए नहीं, 2800 कर्मचारियों के बराबर होगी। समझ पाए? फिर हमसे कह रहा है सेकेंड वाली आप ग्राफ में देखो, कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत। अच्छा, जो यहाँ पे वृत्त में आपको दिया है कि सर्विस में 45 डिग्री लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। ठीक है, तो सर्विसेज, तो फिर आपको सेकंड वाले में नजर आ रहा होगा कि आईटी सेक्टर में 45% महिलाएं हैं, सेल्स सेक्टर में 40% महिलाएं हैं। तो ये सब महिलाओं का परसेंटेज है। हमसे सवाल किया है कि डिजाइन के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की संख्या। तो अब हमारा टारगेट है सबसे पहले डिजाइन के क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या निकालना। तो अब ध्यान से देखो, अब सवाल हम हटा देते हैं। अब सवाल हटा दिया, आप ध्यान से बोर्ड पर नजर डालो। तो क्वेश्चन हटा दिया, एक क्वेश्चन लगा दिया जाए, आधा वाला सवाल लगा देते हैं इसका। तो ध्यान से देखो, 360 डिग्री की वैल्यू 360 डिग्री की वैल्यू 2800 है। कितनी है? 2800। तो आईटी में नहीं, डिजाइन में 45 डिग्री लोग काम कर रहे हैं। तो डिजाइन में 45 डिग्री जब काम कर रहे हैं तो 4 से अगर काटा जाए इसको
तो 4 9 36 और 4 7 28, एक जीरो से एक जीरो काट लो, यानी 9 डिग्री की वैल्यू 70 आ गई। तो 45 की कितनी आ जाएगी सर? 9 पचे 45 होगा और 7 पचे 35, 350 आ जाएगी कि नहीं? अब 350 में से महिलाएं कितनी है? तो टोटल डिजाइन में 60% महिलाएं हैं, तो 350 का 60% निकाल दो आप। 2 जीरो खा गया ये, और 5 छक्के 30 और 6 त्रिक 18, 18 और 3 कितना? 21, यानी 210। बी ऑप्शन आपके सवाल का क्या हो गया? आंसर। खत्म। तो ये सब मत समझिए कि दो दो टाइप की डीआई आ गई, नहीं, आसान है डीआई। डीआई आसान होती है, बस थोड़ा सा हम जब पढ़ नहीं रखे होते हैं तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगती है, ठीक है। और अच्छे लेवल की डीआई आपकी बैंक के एग्जाम में आती है। चलिए, तो वहां तक भी लगाएंगे, लेकिन पहले आप इन पे अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो अगला सवाल लिया जाए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लगाइए इसको। देखिए, दिया है साधारण ब्याज की दर। साधारण ब्याज की दर पर ₹12,500 की राशि 4 वर्ष में 16,250 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में वार्षिक 2.5% की वृद्धि होती है तो समान अवधि में बढ़ी हुई राशि ज्ञात करें। बस 2.5% आप इंटरेस्ट बढ़ा दो। 2.5% आपका इंटरेस्ट बढ़ा तो आपका मिश्र धन बढ़ा। बस 2.5% ही इंटरेस्ट पढ़ाई में भी बढ़ा दो आप, तो एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो 2.5% यहां भी बढ़ाना है। तो देखिए, 12,500 रुपए की राशि 4 साल में 16,250 हो जाती है। तो 16 अब किस रेट से होती है ये तो नहीं पता, R% मान ली। तो R% की दर से आपको 16,250 रुपए तो मिलना ही मिलना है, ठीक है, मिलना ही मिलना है। लेकिन 2.5% जैसे ही रेट बढ़ाओगे आप, तो 2.5% रेट बढ़ा दी तो 2.5% के हिसाब से 4 साल में कितना ब्याज? 10% बनेगा कि नहीं? एक साल में 2.5% तो 4 साल में 10%, तो यानी 12,000 रुपए पर, सॉरी 12,500 पे 10% ब्याज और बढ़ जाएगा, यानी 1,250 रुपए इसमें और जोड़ दो और बढ़ गई राशि। 5 5 10, 5 7 1, यानी 17,000 कितना? 500। डी सवाल का आंसर। खत्म, ठीक है। तो ऐसे लगाना है आपको। चलिए, छोड़िए अगला सवाल। और अगला सवाल रेशियो का है, बहुत तेजी से लगाओ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, ध्यान से सवाल को पढ़िए और आंसर बताइए। चलिए देखिए, अब तक निकाल लिया होगा आपने, कैलकुलेशन सुपर फास्ट करिए, क्योंकि पेपर में टाइमर आपकी आंखों के सामने चलता हुआ नजर आएगा। देखिए, 86,581 रुपए की राशि ए और बी के बीच 9:2 के रेशियो में विभाजित की जाती है, 9:2 के अनुपात में बांटी जाती है। कह रहा ए को प्राप्त हिस्से के 4 गुने और बी को प्राप्त हिस्से के 10 गुने का बीच अंतर। तो ए को प्राप्त हिस्से का 4 गुना और बी को प्राप्त हिस्से का 10 गुने के बीच का अंतर बताना है। समझ पाए बात को? तो दोनों के बीच का हमें डिफरेंस लेना है। तो हमें तो पहले ए और बी को पता होना चाहिए ना कितना देना है। तो ध्यान से अगर आप देखो तो 9 2 11, 11 का मान है कितना? रेशियो 9:2 का है ना, तो 9 2 11, 11 की वैल्यू है आपकी 86,581। तो एक की वैल्यू निकाल लें। एक की वैल्यू इसलिए निकाल लें क्योंकि इसका हिस्सा 9 है और इसका हिस्सा कितना है? 2 है। समझे बात को? तो एक की वैल्यू निकालो। तो एक की वैल्यू जब निकालोगे आप, 11 से कटना चाहिए,
11 से कटेगा ना, 8 5 13 14, 8 6 14, हाँ कटेगा। 11 8 88 नहीं, 11 7 77, तो 3 इधर 6 उधर, 6 3 9 95, 11 8 88, 5 2 7, 11 7 77, 11 1 11, ये आ गया। तो भैया 4, ओ लाइट बंद होगी, तो देखिए 4 गुणे 9 गुणे ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 7 8 7 1, डिफरेंस 2 गुणे 10 और गुणे 7 8 7 1, समझ पाए ना। बस रख दिया, 2 की वैल्यू इतनी और 9 की इतनी। अब अंतर लेना है, तो अंतर लेना है, घटाना पड़ेगा, तो इतना कॉमन ले लो और 9 इधर और 2 इधर, तो 2 और बाहर निकाल लें, 2 को और बाहर निकाल लो, 2 को और बाहर निकाल लिया। अच्छा यहाँ कितना बचा, 2 9 दूनी 18 और 10 कितना बचेगा, 8, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 16 एकम 16 की 6, हासिल लग गई 1, 16 सत्ते 112, 113, 36 लास्ट में होना चाहिए। अच्छा 2 ऑप्शन बना के रखा है, यानी 11 हासिल है, और 16 अट्ठे 128, 128, 8 1 9, 9 आना चाहिए, अभी भी नहीं बात बनी। 2 1 3, 13, फिर 16 सत्ते 112, 112 और 13 कितना हो जाएगा, 112 और 13, 3 2 5 2 1, यानी 1 2 5 9 3 6, किस में आ रहा, 1 2 5 9 3 6, डी आंसर, डी है ना। आप देख लेना अपने हिसाब से, कैलकुलेशन तो सही है, तो यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, हटाएं। चलिए अगला सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको लगाइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखिए क्या दिया है, 5 का 8, 5 का 8 माइनस 6 प्लस बड़ा ब्रैकेट 27 माइनस 3 भागे 6 माइनस 4 और ब्रैकेट बंद, ठीक। तो 8 पंचे 40, तो 40 यहाँ से 27 में से 3 जाएगा 24, तो 24 गुणे 1/6 माइनस 4, 6 चौके 24, 4 में 4 गया, 0 खत्म कर, 6 घटा लो कितना आ जाएगा, 34, बी आंसर, बी आंसर हो गया। बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए बेनिफिट है, सभी लोग इस पे प्रैक्टिस करें, हर एक स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है ना। तो ये सभी लोग इस पे प्रैक्टिस करें, अगर आपने मैथ पढ़ रखी तो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 9 आपके सामने आ गया। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9, किसी आयताकार शीट का परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 94 वर्ग मीटर और 420 वर्ग मीटर है। अच्छा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिस्ट ने प्रिंटिंग गड़बड़ की है, ठीक है। तो खैर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे परिमाप की यूनिट वर्ग मीटर नहीं होनी चाहिए, तो आप इसे इग्नोर करो, परिमाप की यूनिट होगी 94 मीटर, ठीक है। तो तो आप इसे रहने दो। हाँ क्वेश्चन बनाना है, वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, अगर ध्यान से देखो तो वहां जो आपको लिखा है 94 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर नहीं वो मीटर,
और 420 वर्ग मीटर वो क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आयताकार शीट का परिमाप, आयताकार शीट, ध्यान से समझिएगा, ये आपकी हो गई आयताकार शीट। ठीक है, ये आयताकार शीट है। अब परिमाप का मतलब आप जानते हो ना, देखिए हमने पूरा 1 3 4 लेक्चर आपके बेसिक वीडियो बना रखे हैं, आप वहां पे आयत के बारे में, सबके बारे में समझ सकते हो। अब परिमाप का मतलब आप समझते हो ना, आयत की ये साइड इक्वल होती, ये साइड इक्वल होती, तो परिमाप होता है 2l प्लस b। ये दिया हुआ है 94 यानी 94 मीटर। ठीक है, तो आयत का परिमाप दिया है 2l प्लस b बराबर 94, और फिर कह रहा है 420 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। तो वर्ग क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि क्या दिया है 420। तो हमसे कह रहा है विकर्ण की लंबाई बताइए, तो विकर्ण की लंबाई मतलब हमें इसका मान बताना है। तो विकर्ण तो तभी निकाल पाएंगे जब हमें एल और बी दोनों पता हो, है ना, एल और बी दोनों पता हो। तो ध्यान से देखो, ये कटेगा कितनी बार में, 47 दूना 94, 47 दूना 94। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, लगभग अनुमान। 420 के टुकड़े कर लो, एल और बी के ऐसे गुणनखंड, ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पे 47 आ जाए। तो 7 छंग 42, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 7 पचे 35 और 6 दूनी 12, 35 और 12 जोड़ोगे हो जाएगा ना 47, 35 12 47। तो आ गया, एक साइड आ गई 12 मीटर और दूसरी साइड आ गई आपकी 35 मीटर। तो फिर तीसरी साइड हो जाएगी 37 मीटर। 12 35 37, ये होता है आपका क्या, ट्रिपलेट। ठीक है ना, तो 37 मीटर इसके विकर्ण की क्या आ जाएगी, माप, और सवाल खत्म। ठीक है, देखिए ट्रिपलेट याद कर डालो आप। अब आपको लग रहा होगा कि ये ट्रिपलेट क्या होता है, देखिए पाइथागोरियन ट्रिक होती है ये। ठीक है, एग्जाम में आप ये नहीं करोगे इसका स्क्वायर 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 करके जोड़ो तब ये कर्ण निकालो, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। ठीक है, ये बच्चों वाले काम नहीं करने, ये हाई स्कूल इंटर तक हुआ करता था। आपको एक गवर्नमेंट एग्जाम देना है जहां टाइम की बहुत वैल्यू है। ठीक है, तो ट्रिपलेट अब मिलेंगे कहाँ से सर, कैसे याद करें। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाना, डालना प्राइम क्लासेस बाय रवि सर के नाम से, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां से जाके आप लिंक डाउनलोड कर लो और वहां पे सब कुछ है। ठीक है, तो अपना आंसर कितना होगा, 37 मीटर। अगला सवाल, तो अगला सवाल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आपके स्क्रीन के सामने लगाइए। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है। इसका आंसर क्या होगा, चलिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा, कोई विक्रेता किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। वह किसी विशेष ग्राहक के लिए 30% और 25% की 2 क्रमागत छूट प्रदान करता है, यानी 2 क्रमागत डिस्काउंट। परिणाम स्वरूप उसे 850 रुपए की हानि होती है। वह उक्त ग्राहक को किस मूल्य पर वस्तु बेचता है, यानी एसपी बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सीपी 100 मान लिया हमने, सीपी 100 मान लिया, क्रय मूल्य आपका कितना हो गया 100, क्रय मूल्य आपका हो गया 100, सीपी 100 हो गया। अगर सीपी 100 मान लिया तो 50% बढ़ाकर अंकित करता है, तो यानी सीधी सी बात है एमपी आपका कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, अंकित मूल्य 150। और फिर जो डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं। डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पर। तो डिस्काउंट अंकित मूल्य पर देंगे, पहला डिस्काउंट 30% का है, दूसरा डिस्काउंट 25% का।
तो पहला डिस्काउंट आपका 30% का है, तो 30% आप छोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 70/100। और दूसरा डिस्काउंट आपका 25% का है, तो 75/100। तो अब ये MP नहीं रह गया, जैसे ही डिस्काउंट दिया आपने तो फिर आपने उस सामान को बेच दिया, ठीक है, छूट दिया, सामान बेच दिया, तो अब आपका ये SP रह गया। बस दोनों का रेशियो बना लो और क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर आप 1 0 2 0 ये ले गया, ठीक है, और 25 तियां 75, 25 चौके 100 ये गया। फिर इसके बाद अगर काट दें इसको 5 से, तो 5 तियां 15, और 5 से इसको काट दिया कितनी बार में 20 बार में, तो 20 चौके 80 इधर ट्रांसफर कर दो, तो 80 इधर आ गया, और 3 सत्ते 21 तियां 63, तो CP से SP का रेशियो आ गया 80 से कितना 63। तो आप खुद देखो लॉस हो रहा है ना, हानि हो रही है ना, कितनी हानि, 10 में से 3 जाएगा 7, और यहाँ कितना 17 की हानि, लेकिन सवाल में हानि है 850 रुपया की, 850 रुपए की। तो हमसे पूछा किस मूल्य पर वस्तु को बेचा, तो यह बेचने वाला मूल्य 63 है, तो 17 पचे 85, यानी 1 का मान 50, तो 63 का मान गुणे 63 कर दो, 1 0 चिपका दो, 5 तियां 15, 5 छक्के 30, और 1 3150 सवाल करो, ठीक है। तो यही अपने सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़े, हटाते हैं, अगला बताते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना आप मेथड्स पर, यही मेथड आप रोज रोज अगर देखोगे कि किस तरह से सॉल्व होता है, तो एक दिन आप खुद ही मेथड बना ले जाओगे, समझे ना। अगर आपने अप्रोच सीख ली, तरीका ये है एग्जाम का तरीका, सवाल सॉल्व नहीं करना है, किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है ये देखना है, ठीक है ना। बेसिक से लगा करके कभी सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, ये एक कड़वा सच है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, शॉर्टकट्स आने चाहिए, तब जाकर स्पीड आएगी। क्वेश्चन नंबर 11, सवाल नंबर 11 लगाइए। देखिए सवाल नंबर 11 कह रहा 5 वर्ष पहले 2 व्यक्तियों की औसत आयु 7.5 साल थी, 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगी। तो खत्म सवाल, ये तो ऐसे ही लगा सकते हो। 5 साल पहले उनकी औसत आयु 7.5 साल थी, तो अभी 5 साल बाद बताना है, तो पहले 5 साल तय करके आओगे, फिर आज से 5 साल आगे जाओगे, तो 5 और 5 10, तो 10 और ऐड कर दो, यानी 17.5 वर्ष उनकी औसत आयु। ऑप्शन डी सवाल खत्म हो गया, ठीक है। चलिए मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, सवाल नंबर 12। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे अभी 11 नंबर सवाल था, कितनी जल्दी से लग गया, पेन भी नहीं उठाना पड़ा, ठीक। तो वहां टाइम गया, तो यहाँ टाइम हमने क्या कर लिया, बचा लिया, ठीक है। तो सवाल नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप इसको लगाइए और आंसर बताइए, इसका आंसर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 28 वस्तुओं का SP 18 वस्तुओं के CP के क्या है, बराबर है। हमसे पूछा लाभ या हानि प्रतिशत, तो 14 और ये 9, तो CP से SP का रेशियो बन गया, तो सवाल हो गया खत्म। 14 बटे कितना 9, हानि हुई, प्रॉफिट वाले सारे ऑप्शन कट गए। 14 का सामान, ये समझ पाए ना, SP नीचे चला गया, 9 नीचे आ गया। 14 का सामान आपने 9 में बेच दिया, कितनी हानि कमाई 5 की, कितने पे 14 पे, गुणे कितना 100%, है ना। तो कौन सा आंसर होगा, 2 से काट दो, 2 सत्ते 14 और 20, 20 पंचे 100, तो 100/7,
तो लगा लो अपना आंसर कितना, 7 एकम 7, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 28 था और 14 था, 2 से काटा इसको 14 बार में और 2 9 18, तो 9 हो गया, 14 सीपी हो गया और 9 एसपी हो गया। 14 का सामान 9 में बेचा तो 5 की हानि हुई, कितने पे हुई, 14 पे, 2 सत्ते 14, ओहो गड़बड़ कर दी है, 2 पंचे 10 होना चाहिए ना, तभी ऑप्शन नहीं मिला, तो 250 अभी सही है। तो 7 तियां 21 और बचा कितना, 7 तियां 21, 4 बच रहा है, 7 बचे 35, तो 35 सही, 5/7% की हानि, यानी ऑप्शन सी टिक करेंगे आप। ऑप्शन कौन सा, सी। तो ऑप्शन सी आपके सवाल का क्या है, आंसर है भाई लगा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, इसका आंसर बताइए। क्या होगा इस सवाल का आंसर? देखिए सवाल में कह रहा, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को 1 घंटे 12 मिनट में तय करती है। यदि चाल में 40% की वृद्धि हो जाती है तो यह रेलगाड़ी दूरी का 7/3 भाग को कितने समय में तय करेगी। देखिए हमें समय पूछा है, तो अगर हमसे समय पूछा है तो हम समय का क्या निकाल ले, रेशियो निकाल लें, और अगर हम समय का रेशियो निकाल लेंगे तो सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फोकस करना होगा कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो अगर हमें टाइम का रेशियो चाहिए तो टाइम का रेशियो बनाने के लिए हमें डिस्टेंस को स्पीड से क्या लगाना पड़ेगा, भाग। समझ पाए ना। तो कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर पर आवर है ना, और किसी निश्चित दूरी को तय करने में 1 घंटे 12 मिनट लेती है। फिर यदि वो चाल में 40% की क्या कर देती है, वृद्धि, यानी स्पीड बढ़ा देती है, स्पीड आपकी हो जाती है 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, यानी 5 से कितनी हो जाती है, 7। चाल उसकी बढ़ जाती है, 5 से कितनी, 7 हो जाती। समझ पाए इस चीज को? ठीक है, तो स्पीड, ये बात समझ पाए आप कि नहीं? 40% का मतलब होता है 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, बढ़ा रहा है ना, तो 5 और 2 कितना, 7, तो 5 से 7 हो जाएगा। अब समझे। फिर कह रहा है यह रेलगाड़ी दूरी का 7/3 भाग को तय करने में कितना समय लेगी। तो दूरी, तो पहले दूरी 1 थी, अभी उसका 7/3 तय करना है। तो हम सिंपल सी बात है, दूरी को कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, और 3 का 7/3 तो 7 ही ना होगा। समझे बात को? चलिए अब टाइम का रेशियो बन जाएगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले डिस्टेंस कितनी थी, 3, अभी डिस्टेंस कितनी है, 7। पहले स्पीड कितनी थी, 5, अभी स्पीड खत्म, तो 3:5, यानी पहले टाइम कितना, 3 यूनिट लग रहा था, और अभी टाइम कितना लग रहा, 5 यूनिट। लेकिन सवाल में पहले टाइम 1 घंटा 12 मिनट लग रहा था, तो 1 घंटे 12 मिनट का मतलब कितना होगा, 72 मिनट। क्यों, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, और 60 में 12 जोड़ दोगे आप, 60 10 70 और 2 72 मिनट। तो 72 मिनट, तो 24 तिया कितना होता है, 72 होता है, तो 24 पंचे कितना हो जाएगा, 120 मिनट। यानी नया वाला टाइम कितना, 120 मिनट, या फिर 2 घंटे आपके सवाल का आंसर होगा। ठीक है,
2 घंटे आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। समझ पाए ना? तो बस खत्म सवाल, आगे बढ़े। चलिए हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ गया, लगाइए इसको। कोई व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और बिंदु बी से ए तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, मतलब गया और आया। तो एक बात क्लियर हो गई, उसने डिस्टेंस सेम तय करी है, जितना जाने में उतना आने में। तो हमसे बोला ए से बी जाने में और वापस आने में लगने वाले समय का रेशियो, तो 2 3 6 2 5 10 5:3। ऑप्शन बी, सवाल खत्म हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कैसे सर इतनी जल्दी लग गया, तो ध्यान से समझिए, ये ए है ये बी है, ए से बी तक जाता है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर बी से ए वापस आता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अच्छा, आने और जाने में डिस्टेंस समान है कि नहीं है? अरे यही दूरी गया और यही दूरी आया भी तो, बात समझ पाए? तो दूरी क्या है, कांस्टेंट हो गई, जिसको करंट लगा वही दूरी है, दूरी कांस्टेंट हो गई। अगर दूरी कांस्टेंट हो जाए तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अगर डिस्टेंस नियतांक है तो टाइम नीचे आ जाएगा ना, यानी टाइम चाल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी चाल का रेशियो पलट दोगे तो टाइम का रेशियो बन जाएगा, और टाइम का रेशियो पलट देंगे तो चाल का बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए, कटेगा ये कितनी बार में, 2 3 6 2 5 10। तो स्पीड का रेशियो है 3:5, तो टाइम का रेशियो कितना होगा, टाइम का जो रेशियो होगा जस्ट रिवर्स, 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 3। यानी कि बी आंसर हमारे सवाल का क्या है, उत्तर, और यही है सवाल का आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या होगा इसका आंसर? देखिए ध्यान से, इसको पढ़िए, फार्मूले पे ये सवाल, ठीक है ना, पूरा सवाल फार्मूले पे है, फार्मूले पे है। देखिए दिया है, किसी लंबवृत्तीय शंकु की आधार त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का योगफल 49 है। यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो इसकी क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त बहुत ध्यान से समझिए, लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय शंकु, ध्यान से देखिए, सवाल हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, आप पहले समझो। ये है आपका क्या, शंकु, और ये होता है शंकु का बेस, यानी आधार, वृत्ताकार होता है, ठीक है। और ये यहां से यहां तक ये जो होती है, ये होती है आपकी शंकु की हाइट, और इसे अगर यहां से मिला दे तो ये क्या कहलाती है, रेडियस यानी त्रिज्या, और ये होती है स्लेंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई, और ये यहाँ पे 90 डिग्री का संबंध होता है। तो यानी हाइट, रेडियस और स्लेंट हाइट में क्या रेशियो, क्या संबंध है, लंब, कर्ण और आधार का है ना, समझे। तो अपने सवाल में ये बोला है, अगर ध्यान से सुने आप क्वेश्चन को, कहां गया क्वेश्चन, कह रहा है लंबवृत्तीय शंकु की आधार त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई का योगफल, यानी इसकी त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई का योगफल है 49 सेंटीमीटर। यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 है, देखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल
ब्रैकेट में R प्लस L इक्वल दिया है 1848। टोटल सरफेस एरिया इसका होगा टोटल सरफेस एरिया होता पाई R ब्रैकेट में L प्लस R। बात समझे? तो हमसे ये पूछ रहा है कि ऊंचाई बताइए क्या होगी। तो शंकु की ऊंचाई बतानी। तो अच्छा, यहाँ पे आप अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया एक ट्रिपलेट, ठीक है। जो भी ट्रिपलेट होगा उसमें दो का मतलब कर्ण और या फिर लंब या आधार का योगफल कितना आएगा? 49। तो एक होता है 7, 24, 25, 7, 24, 25, इन दोनों का योगफल 49 है। बोलो है कि नहीं है? 5, 4, 9, 2, 2, 4। तो फिर उस हिसाब से हाइट तो 7 हो जानी चाहिए, लेकिन 7 ऑप्शन में ही नहीं है। तो फिर कौन सा ट्रिपलेट हो सकता है? हाँ, होगा 12, अभी थोड़ी देर पहले आया था, 12, 35 और 37, है ना। यहां पे आप देखो 12 और 37 का योगफल कितना है? 49 है। तो 7, 2, 9, 3 और 1, 4। तो सीधी सी बात है, जो आपकी ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? 35 होगी। सवाल खत्म, बस सवाल खत्म। अब आप कहोगे सर हम कैसे इतना सोच पाएंगे? इसीलिए तो बोला ट्रिपलेट याद कर लो, ठीक है, इसीलिए तो बोला। बस सवाल हो चुका है, समझ पाए ना? चलिए तो ध्यान से देखिए। अब लगाना कैसे? लगाने का अपना देसी तरीका, पाई की वैल्यू रखो 22 बटे कितना? 7, 22/7। और L प्लस आर का मान कितना है? L प्लस आर का मान है 49। तो 7 सत्ते 49 और 22 से कटेगा, 22 अट्ठे कितना होता है? 176। 176, 4, 4, 8, 22 चौका 88, 22 चौके 88, 22 अट्ठे 176, 176 और 4 80 और 22 चौके 88, सही तो है। तो 7 यहाँ आया, तो 7 से कटेगा 12 बार में। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब R 12 है, तो अगर R 12 है तो 12 घटा दो, इसमें से कितना बचेगा? 7 और 3, 3 और 7, तो L कितना हो जाएगा? 37। तो फिर H कितना होगा? 35 ही तो होगा। तो आ गया आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ठीक है, समझ में आया? तो यही सवाल का क्या है? आंसर है। तो मेरे जैसा अगर टैलेंटेड बंदा होगा तो वो क्या करेगा? ये सब तरीके नहीं लगाएगा, वो सिंपल सा ट्रिपलेट उठाएगा, 12, 35 और 37, और सवाल का आंसर 35 टिक करके आगे बढ़ जाएगा। समझे कि नहीं? ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन, खत्म हुआ। यही तो था शायद ना 15 नंबर सवाल। हाँ, तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे कल की क्लास में और फिर से अच्छे सवालों के साथ। लेकिन आप प्रैक्टिस जारी रखो, ठीक है, प्रैक्टिस जारी रखिए। देखिए कल क्लास किसी वजह से नहीं आ पाई थी, क्योंकि हमारे टाइपिस्ट ने क्वेश्चन नहीं टाइप किया था, इस वजह से अपनी क्लास नहीं चल पाई थी। तो अब क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइप करवा रहे हैं, ताकि कोई क्लास रुकने ना पाए। बहुत मेहनत लगती है, आप समझ सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को जुटाना और फिर उनको टाइप करवाना, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकें कि आप आसानी से प्रैक्टिस कर सको और अपनी स्पीड क्या कर सको? बढ़ा सको। देखिए अगर मैं यूट्यूब पे पढ़ाने आया हूँ तो फिर ऑथेंटिक चीज़ें ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे टाइम पास करना एकदम नहीं आता। बात समझ गए ना? तो जिन लोगों को पता है मेरे बारे में या मेरे से ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, तो उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जो कुछ भी पढ़ाएंगे सिर्फ ऑथेंटिक, फालतू का टाइम पास एकदम नहीं। ठीक है, कि अगर आपका क्लास में इतना टाइम जा रहा है या हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें चीज़ें ऑथेंटिक होंगी, सब कुछ, कोई टाइम पास नहीं चलेगा कि सवाल लेकर चले आएंगे कि 400 का 10% बताइए कितना होगा, तो यहाँ टाइम पास नहीं चलने वाला। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ो, बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से, ताकि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले सको। और ये सब सवाल बहुत काम के हैं। ठीक है, ये मत सोचा करो कभी लेवल ज़्यादा हो जाता है कभी कम, तो क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही है। बात समझ पाए कि नहीं? जो सिलेक्टेड लोग हैं आप उनसे पूछो, क्योंकि जो सिलेक्टेड है वही आपको बता पाएगा। ठीक है, तो ख्याल रखना अपना, कल फिर मिलेंगे,
फिर इसी टाइम 9:30 बजे इंतजार करना कॉपी पेन लेके। आप कहोगे सर क्या इंतजार करेंगे, वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है, पड़ी रहेगी तो हम फिर से लगा लेंगे। तो चलो ठीक है, जो लाइव देखते हैं उनके लिए अच्छा है, वो टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक। बाकी लोग आप रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहे जब देखो, लेकिन पर डे पढ़ो, ठीक है। तो ख्याल रखना अपना, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।